हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उन पे हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसे पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एएनआई इत्यादि जितनी भी वेबसाइट और न्यूज़पेपर हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करते हैं। आज 9 जनवरी 2025 का दिन है। 9 जनवरी 2025 का दिन जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है और भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस बार का थीम है। ये थीम याद रखिएगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका थीम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह जो है ये 9 तारीख यानी कि आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, जो समापन समारोह होगा 10 जनवरी को, समापन समारोह में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो संबोधन करेंगी। और साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिए कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो निजामुद्दीन स्टेशन है दिल्ली का, वहां से प्रवासी भारतीय रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। ये पॉइंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रवासी भारतीय रेल को हरी झंडी कब दिखाई गई, डेट पूछ सकता है। 9 जनवरी 2025 को दिखाई गई थी और 9 जनवरी 2025 का जो दिन होता है इसी दिन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया। कहां पर बनाया गया था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आइए, अब यहां पर हमने डे के बारे में बात कर ली, अब आइए अपने पॉइंट्स पर चलते हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पत्र पत्रिकाओं की खबरों पर। देखते हैं तमिलनाडु में मिली वस्तुओं में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी समानताएं। जो तमिलनाडु से कुछ वस्तुएं खोजी गई हैं और यहां पर देखा जाए तो उनकी समानता सिंधु घाटी सभ्यता से की जा रही है। यहां पर इसको बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके द्वारा $1 मिलियन देने की घोषणा की गई है और बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसको डिकोड करने वाले को, उस लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि $1 मिलियन की पुरस्कार राशि कौन प्रदान करेगा, कौन सा राज्य प्रदान करेगा, तो तमिलनाडु राज्य प्रदान करेगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वो देखते हैं। तमिलनाडु के शिवगलई क्षेत्र में 90% जो भित्ति चित्र है वो उनकी समानताएं जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्हों से पाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें कुछ अवशेष भी पाए गए। वो अवशेष कौन कौन से हैं? कार्नेलियल मोती, टेराकोटा स्पिंडल, ठीक है, वहर टेराकोटा पाइप, शंख, कांच की चूड़ियां, लाल काले बर्तन पाए गए हैं यहां से। ठीक है, ये और इनकी जो समानता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो पत्थर है, मूर्तियां हैं, ठीक है, मृदभांड है, उनसे समानता पाई गई है। आगे देखा जाए 120 कलशों में से एक में मिला है, ठीक है, 3200 साल पुराना धान का भूसा। यहां पर 120 कलश पाए गए हैं जिनमें से एक कलश में 3200 साल पुराना भूसा पाया गया है, वो भी धान का भूसा पाया गया है। ठीक है, आगे देखें किस स्थल पे इसकी खोज हुई थी, तो शिवगंगा और कलाडी, जो शिवगंगा और कलाडी क्षेत्र है यहां पर इनकी खुदाई की गई थी। यहीं पर खुदाई चल रहा था और उसी खुदाई के दौरान कुछ अवशेष पाए गए जिनकी समानता किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर पाए जाने वाले अवशेषों से इनकी समानता प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस बार घोषित किया गया है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 जो है, ठीक है, 2025 देख लेते हैं। मुख्य विजेता, विजेताओं का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ लिस्टिंग के फॉर्म में पूछेगा। लिस्टिंग में कैसे पूछेगा? एक तरफ विजेता का नाम दे देगा, दूसरी तरफ श्रेणी दे देगा किस कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया, तो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट को घोषित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में देखा जाए तो एमिलिया परेजा को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो ब्रेंडी कार्बेट है द ब्रूटलिस्ट के लिए, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द ब्रूटलिस्ट उसके निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया है। आगे देखें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म कौन सी है, तो एमिलिया परेजा जो है ये सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म घोषित की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी में किसको, फर्नांडा टोरेस को घोषित किया गया है। आई एम सेटल हियर के लिए, किसके लिए? फिल्म का नाम याद रखना, आई एम सेटल हियर फिल्म है, इसके लिए फर्नांडा टोरेसा जो है इनको ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में। आगे देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो पेडियन ब्रैडी को दिया गया है द ब्रूटलिस्ट के लिए, यानी कि द ब्रूटलिस्ट जो है इसका डंका इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बजा है। जैसे ओपनहाइमर का डंका पिछली बार बजा था, इस बार द ब्रूटलिस्ट का डंका बजा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी इसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी इसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। ठीक है, आगे देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में देखें तो ठेमी मूर
द सेबेस्टियंस के लिए, ठीक है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में देखें तो सेबेस्टियन स्टैन को मिला है। अ डिफरेंट मैन के लिए तो यहां पर हमने बात कर ली द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2000 जो इस बार प्रदान किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 2025 में, उसके जो प्रमुख विजेता हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी फिल्म है। और यहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आना तय है कि आरओ में यहां से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चाहे तो आप एक बार मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार देखिए, एक बार सुनिए, याद हो जाएगा। चलो अगली खबर देखें, यूपी बना आयुष्मान योजना में अग्रणी राज्य। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, देखिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एक सेकंड, यूपी बना आयुष्मान योजना में अग्रणी राज्य, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपसे परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों की चर्चा कीजिए, ठीक है। यूपी स्पेशल पेपर 6 में आपसे पेपर 5 में आपसे पूछ लिया। अब यूपी स्पेशल पेपर 5 पेपर 6 में आपसे ये पूछा तो वहां पर आप क्या लिख कर आएंगे, जो वर्तमान स्थिति, अब इसी डाटा को आप कोड कर दीजिएगा। जो यहां पर देखा जाए तो इसको आप पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों में कोड कर सकते हैं। देखिए तुलना कर दीजिए, जब आप तुलना करेंगे कि कितनी मानक कितना है, कितना होना चाहिए, कितने लोगों पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, उनसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर संख्या आपको कम दिखेगी। लेकिन चूंकि भारत में देखा जाए तो सबसे अग्रणी है, इसको आप कंक्लूजन में प्रेजेंट कर सकते हैं कि भारत में, चूंकि भारत में सबसे जो बेहतर व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में ही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत देखा जाए तो अग्रणी राज्य है। अस्पतालों की स्थिति देखा जाए, ठीक है, तो देश में सबसे अधिक अस्पतालों की स्थिति है, वहीं पर सरकारी अस्पतालों की संख्या सबसे ज्यादा है और निजी अस्पतालों की संख्या भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीजों को आप कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो डाटा है, आइए डाटा पर चर्चा कर लेते हैं। तो अस्पतालों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 5834 अस्पताल सूचीबद्ध अस्पताल है। देश में सबसे अधिक है इनकी संख्या, यानी कि जो 5834 अस्पताल है ये सूचीबद्ध अस्पताल, और इनकी संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सरकारी अस्पताल कितने हैं, तो यहाँ पर 2949 अस्पताल जो है उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल है। साथ ही साथ निजी अस्पताल कितने हैं, तो 2885, यानी कि 2885 अस्पताल जो है वो यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड की बात कर ले तो आयुष्मान कार्ड 7.43 करोड़ लक्षित है। लक्ष्य कितना है, 7.43 करोड़ का लक्षित है। लाभार्थियों में से 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, यानी कि जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों में देखा जाए तो 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और आयुष्मान कार्ड बनाने में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश ही था। आगे बात करें, आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और इन सब चीजों को आप पॉजिटिव जब निष्कर्ष लिखते हैं, उन निष्कर्ष में आप इसको लिखिएगा, ये डाटा कोड करके आइएगा अपनी मुख्य परीक्षा का जब आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखें, जलवायु परिवर्तन का प्रवासी पक्षियों पर प्रभाव। अब एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है ये 4 से 19 जनवरी तक दक्षिण एशियाई देशों जिनमें भारत, नेपाल आदि शामिल है वहां पर की जाएगी। और नम इलाकों यानी कि वेटलैंड में जलीय पक्षियों की आबादी और प्रवास के पैटर्न का इसमें आकलन किया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आकलन किया जाएगा, जो वेटलैंड क्षेत्र में जलीय पक्षी होते हैं उनके आवासों का आकलन किया जाएगा। आगे देखें, जो AWC है ना, AW की शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। 1987 में भारत में AWC की शुरुआत की गई थी। अब एशिया में ऑस्ट्रेलिया तक ये फैल चुका है। जो AWC है यानी कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है ये ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया है। इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, भारत में। कब शुरू हुआ था, 1987 में शुरू किया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया है। यह इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, यानी कि इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के प्रोग्राम के रूप में एशियन वाटर बर्ड सेंसस किया जाता है। 4 से 19 जनवरी 2025 के बीच इसको संचालित किया जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी, भारत में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुका है, ठीक है। तो यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अगला पॉइंट देखें, AFC एशियन कप 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। AFC एशियन कप 2027 का कब होगा आयोजन, 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 के बीच इसका आयोजन होगा। सऊदी अरब में 3 शहरों रियाद, जेद्दा और अल खोबर में इसका आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार है जब सऊदी अरब में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी, ठीक है। जो सऊदी अरब के द्वारा पहली बार है कि AFC एशियन कप की मेजबानी की जाएगी। 2027 में सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। कौन कौन से शहर हैं, 3 शहर में, रियाद, जेद्दा और अल खोबर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट भारत में
करेगी 3 बिलियन निवेश, ठीक है, $3 बिलियन का निवेश करने जा रही है भारत में एआई क्षेत्र में। अब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लेते हैं पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला, याद रखना सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है, और चेयरमैन भी है। भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 बिलियन का निवेश की घोषणा की है। यह निवेश अगले 2 वर्षों में किया जाएगा, यानी कि अगले 2 साल में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत के एआई क्षेत्र में $3 बिलियन का निवेश किया जाएगा। 2030 तक 10 मिलियन लोगों को एआई को पे प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देखिए उद्देश्य क्या है, जो $3 बिलियन निवेश करेगी इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि भारत के 10 मिलियन लोगों को, ठीक है, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जनरेशन बीटा है, जनरेशन बीटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एकदम ट्रेंड होगी जनरेशन, ठीक है, तो उस दिशा में देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट कदम है ये। माइक्रोसॉफ्ट और सास भूमि की साझेदारी, जिसका लक्ष्य क्या है, 5,000 स्टार्टअप और 10,000 उद्यमियों को सशक्त बनाना और 2 लाख से नई नौकरियां सृजित करना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और सास भूमि के बीच में एक साझेदारी हुआ है, ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या क्या है, लक्ष्य आप देख लीजिए, आपके लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करें। अगली खबर है, दिल्ली और उत्तराखंड हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई है। नियुक्तियों के सेक्शन में ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में चर्चा करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं, अजय दिगपाल, ठीक है, अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर। हरीश वैद्यनाथन शंकर और अजय दिगपाल जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने हैं। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं, तो आशीष नैथानी, क्या नाम है, आशीष नैथानी जो है ये पहले न्यायिक अधिकारी थे, ठीक है, न्यायिक अधिकारी थे, अब इनको क्या बना दिया गया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया जज बना दिया गया है। और इसकी पुष्टि, जो इसकी स्वीकृति है, किसके द्वारा दी गई थी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए भारत पोल पोर्टल के बारे में कल मैंने एक ब्रीफ नॉलेज आपको प्रदान कर दी थी, ब्रीफ में बता दिया था। अब यहां पर कुछ चीजें डिटेल से जान लेते हैं कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, यानी कि सीबीआई सेंट्रल, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके द्वारा विकसित किया गया भारत पोल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि भारत पोल है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो भारत पोल जो है वो सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। देखिए भारत मंडपम नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी समारोह के दौरान भारत पोल को लॉन्च किया गया। इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क से भारत को जोड़ने वाला ये पोर्टल है। जो इंटरपोल का 195 देशों का नेटवर्क है ना, ठीक है, उससे ये भारत को भी कनेक्ट करेगा। अपराधियों को पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मददगार साबित होगा। जो भारत पोल पोर्टल है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो विदेशों में छुपे हुए जो अपराधी हैं उन अपराधियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग उनकी हो सकेगी। इसी वजह से भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल की कुछ खासियत है, खासियत देख लेते हैं। पोर्टल के 5 प्रमुख मॉड्यूल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं? पहला है कनेक्ट, यानी कि भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के साथ जोड़ेगा। जो कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट मॉड्यूल जो है पोर्टल का, वो क्या करेगा, वो भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के साथ कनेक्ट करेगा। वहीं पर देखें इंटरपोल नोटिस। अब जो इंटरपोल नोटिस है ये क्या करेगी, नोटिस जारी करने और लोकेशन की ट्रैकिंग करने के लिए इंटरपोल नोटिस, ये एक मॉड्यूल बनाया गया है। साथ ही साथ आगे देखें तो रेफरेंस एंड ब्रॉडकास्ट, जो रेफरेंस एंड ब्रॉडकास्ट है ये क्या करेगा, ये अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों और सूचनाओं का त्वरित प्रसारण किया जाएगा रेफरेंस एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा। साथ ही साथ रिसोर्स, ये क्या करेगा, दस्तावेजों और प्रशिक्षणों का प्रबंध करेगा। तथा 19 इंटरपोल डेटाबेस, अब 19 इंटरपोल डेटाबेस है, ये भी एक मॉड्यूल है, ठीक है, 5वां मॉड्यूल है। ये क्या करेगा, ये डाटा विश्लेषण और अपराध रोकने में सहायक साबित होगा, ठीक है, डाटा रोकने और अपराध के विश्लेषण में सहायक साबित होगा। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं भारत पोल की, उन विशेषताओं को देख लीजिए। और भारत पोल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, अमित शाह के द्वारा। कहां पर, भारत मंडपम में। 195 देशों के नेटवर्क से भारत को जोड़ेगा। अपराधियों को पकड़ने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलो अगली खबर देखें तो आयुर्वेद के लिए एआई सक्षम नारी प्रशिक्षण उपकरण, ठीक है, लॉन्च किया गया है। पुणे स्थित स्टार्टअप है आत्रेय इनोवेशन, किसके द्वारा, आत्रेय इनोवेशन, आत्रेय इनोवेशन जो है इसके द्वारा आयुर्वेद के लिए सक्षम नाड़ी प्रशिक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है। डिवाइस का नाम क्या है, नाम जान लेते हैं, नाड़ी तरंगिणी उपकरण। जो डिवाइस है, इस डिवाइस को नाम क्या दिया गया है, नाड़ी तरंगिणी उपकरण, इसको नाम दिया गया है। एआई सक्षम डिवाइस जो आयुर्वेदिक नाड़ी प्रशिक्षण को तेज और सटीक बनाता है। यानी कि जो एआई सक्षम डिवाइस है ये क्या करता है,
ये आयुर्वेदिक नाड़ी प्रशिक्षण को तेज और सटीक बनाता है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत अनिरुद्ध जोशी द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? अनिरुद्ध जोशी के द्वारा जो ये नाड़ी तरंगिणी उपकरण है इसको विकसित किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। सीडीएससीओ ने भारत का पहला अनुमोदित आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है। सीडीएससीओ के द्वारा ये भारत का पहला अनुमोदित आयुर्वेदिक डिवाइस है, इसलिए याद रखना, ठीक है। इस डिवाइस का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखें, यूएस, यूरोप और इंडोनेशिया में पेटेंट प्राप्त किया है। किसने? यूएस, यूरोप और इंडोनेशिया में पेटेंट प्राप्त कर लिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में भी इस जो नाड़ी तरंगिणी उपकरण है इसकी प्रशंसा की गई थी। तो यहाँ पर जो नाड़ी तरंगिणी उपकरण है ये आयुर्वेद के लिए सक्षम एआई नाड़ी प्रशिक्षण उपकरण है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? अनिरुद्ध जोशी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलो आगे देखें, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन। जो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी जो है ये राजघाट नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट पता चल गया कि एग्जाम में आपसे पूछे कि हाल ही में जनवरी 2025 में, अब तो सीधे सीधे डेट देगा, ठीक है। तो जनवरी 2025 में आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया? गांधी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे साबरमती में गांधी की प्रतिमा को स्थापित की गई थी, उससे संबंधित कुछ पॉइंट पूछे हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही साबरमती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। उसी प्रकार से अगर जो देखा जाए तो यहां पर सीधे सीधे पूछ ले कि जनवरी 2025 में गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया गया, ठीक है, राजघाट नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? कथन कारण में पूछ सकता है, या तो कथन कारण ऐसे दे दे कि जनवरी 2025 में गांधी आर्ट गैलरी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना ही पहला सही ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पहला सही है क्योंकि दूसरा गलत हो जाता है। ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलो आगे देखें, इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण उद्घाटन किसके द्वारा? श्री चिराग पासवान के द्वारा किया गया। चिराग पासवान जो है ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। चिराग पासवान क्या है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। स्थान कहां पर इसका आयोजन किया गया है? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजक कौन है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि टीपीसीआई और वाणिज्य विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। या तो डायरेक्ट पूछेगा, या तो कथन कारण में पूछेगा। तो कैसे पूछेगा? पूछेगा कि हाल ही में छोड़िए, ठीक है, सीधे सीधे डेट देगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर केवल एक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया था। किसने किया है? चिराग पासवान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आयोजक कौन है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि टीपीसीआई, साथ ही साथ वाणिज्य विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलिए अगला पॉइंट देखें। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल का शुभारंभ किया गया। 2 फास्ट पेट्रोल वेसल शॉर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है FPVS। ठीक है, FPVS का मतलब होता है फास्ट पेट्रोल वेसल। आगे देखें वेसल का नाम क्या होगा। जो 2 फास्ट पेट्रोल वेसल है उनका नाम, एक का नाम अमूल्य है, दूसरे का नाम अक्षय है। निर्माणकर्ता कौन है? तो गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड है। अब यहां पर देखा जाए तो स्थान कहां पर इसको लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इंडियन कोस्ट गार्ड और गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच में 2022 में, ठीक है, मार्च 2022 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। और वो समझौता कितने का था? 473 करोड़ रुपए का समझौता था। ठीक है, इसके तहत क्या होना था? इसके तहत जो पेट्रोल वेसल है उनका निर्माण किया जाना था। किसके द्वारा? गोवा शिप बिल्डर्स के द्वारा। तो उसी कड़ी में ये 2 पेट्रोल वेसल और दिए गए हैं। 2 पहले दिए जा चुके थे। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल के बेड़े का तीसरा और चौथा वेसल है। इसके पूर्व में जो 2 वेसल थे, जो 2 फास्ट पेट्रोल वेसल थे उनके बारे में जान ले।
उनका नाम अदम्य अक्षर था, जिसको अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। यानी कि अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया गया था, अब किसको, अमूल्य और अक्षय को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कैसे, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, अदम्य और अमूल्य और अक्षय, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया। और इसको पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या हो जाएगा, इसको गोवा में लॉन्च किया गया। तो यहां पर कौन सा कथन सही है, यहां पर दूसरा कथन सही है, गोवा में लॉन्च किया गया वो तो सही है। पहला गलत किस लिए हो जाता है, गलत इसलिए हो जाता है कि इसको भारतीय नौसेना के लिए नहीं, यहां पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया गया है, जो उनकी ऑपरेशन जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। चलो अगला पॉइंट क्या है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। अब यहां पर देखें तो मतदान कब होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है, ठीक है, उनके डेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो घोषित कर दिए गए हैं। देख लेते हैं, जब विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव से संबंधित पॉइंट्स पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी यहाँ पर जो डेट्स अनाउंस की गई है, डेट अनाउंस की गई है, उनसे संबंधित जो पॉइंट है देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अब डेट पूछे जाते हैं। जैसे बिहार तो चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछता रहा है, ठीक है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें तो मतदान कब होगा, 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा। मतगणना और परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, तो 8 फरवरी 2025 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कुल सीटें कितनी है, तो 70 सीटें हैं, जिनमें 70 सीटों में 18 सीटें जो है वो सामान्य सीटें हैं और 12 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, मतदाता कितने हैं, तो 1.55 करोड़ मतदाता है। पहली बार वोट कर डालने वाले युवाओं की संख्या कितनी बताई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो चुनाव आयोग के द्वारा डाटा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 25.89 लाख लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, यानी कि 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। चलो आगे देखें, चुनाव की अवधि जो है, ये चुनाव की अवधि 28 दिन, ठीक है, अब तक की सबसे कम अवधि, यानी कि 28 दिन के अंदर ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। चलो आगे देखें, उपचुनाव कहां पर होने, इसी के साथ जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, इसी के साथ साथ उपचुनाव भी 2 जगह आयोजित किए जाएंगे। और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ साथ किन 2 राज्यों में उपचुनाव का आयोजन किया गया। ठीक है, 2-2 का पेयर दे देगा, उस पेयर में आपको उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को चुनना होगा, या तो जो विधानसभा क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र ही दे देगी, तो मिल्कीपुर, ठीक है, जो मिल्कीपुर है उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का इरोड है वहां पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे, उपचुनाव। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अगला पॉइंट है, भारतवंशी अमेरिकी सांसद सुब्रमण्यम ने गीता पर ली शपथ। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2013 में, ठीक है, 2013 में आप देखेंगे जनवरी 2013 में पहली बार, ठीक है, तुलसी गैबार्ड ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी, शपथ ली थी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उस टाइम पे कानूनगो का पेपर हुआ था और कानूनगो के पेपर में ये करंट अफेयर में उस टाइम पूछा गया था ये पॉइंट, इसीलिए मैंने यहां पर लास्ट में लगा भी रखा है उसको। आगे देखें, सुहास सुब्रमण्यम ने भगवत गीता पर हाथ रखकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में शपथ ली है। वह पूर्व तट से निर्वाचित पहले भारतवंशी सांसद है। 119वीं कांग्रेस में कुल 4 हिंदू सांसद, ठीक है, कौन कौन चुने गए हैं, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, श्री थानेदार और सुब्रमण्यम, ये 4 लोग हैं जो 119वीं कांग्रेस में 4 हिंदू सांसद चुने गए हैं इस बार, ठीक है, अमेरिका में। अब वहीं अगर हम बात करें तुलसी गैबार्ड के बारे में, तो 3 जनवरी 2013 को, यानी कि 3 जनवरी 2013 को पहली व्यक्ति थी जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ठीक है, अमेरिका में पहली व्यक्ति थी जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, इंडोनेशिया जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है, ब्रिक्स का नया मेंबर बन गया है। कौन बन गया है, इंडोनेशिया बन गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिक्स के नया सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया का ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता, मतलब पूर्ण सदस्य बना दिया गया इंडोनेशिया को। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की। घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो जो ब्राजील का विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि इंडोनेशिया जो है इसको पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी गई है। आगे देखें, अगस्त 2023 में ब्रिक्स नेताओं ने इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया था। अब यहां पर समर्थन किया था कब, अगस्त 2023 में। कुछ पॉइंट्स ब्रिक्स से संबंधित जान लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स का जो गठन किया गया था, गठन कब हुआ था, 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर जो ब्रिक्स था उसका गठन किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया। 2023 में ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई जुड़े थे, यानी कि 2023 में ईरान, मिस्र, ठीक है, इथोपिया और यूएई ये जुड़ गए थे। और आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 से, ठीक है,
1 जनवरी 2024 से आधिकारिक रूप से ये ब्रिक्स के सदस्य बन गए थे चारों देश। अब यहाँ इन चारों देश के साथ 2 कंट्री और शामिल होने थे, एक सऊदी अरब को शामिल होना था और साथ ही साथ अर्जेंटीना के भी जो ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन था उसको समर्थन ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा दिया गया था। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना में जो राष्ट्रपति बनते हैं नए जेवियर मिलई क्या करते हैं कि वो ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर देते हैं अमेरिका के प्रभाव में, ठीक है, अमेरिका के प्रभाव में आकर अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो शामिल होने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से अर्जेंटीना नहीं शामिल होता है और साथ ही साथ सऊदी अरब भी शामिल नहीं होता है, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता है अमेरिका के दबाव के कारण। वहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि सऊदी अरब का स्टेटस देखा जाए तो अभी तक सदस्यता की पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि अभी तक सऊदी अरब वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो अभी तक सदस्य नहीं बना है। ठीक, चलो अगला पॉइंट देखें, रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बनेंगे। वी नारायणन जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बनेंगे, एस सोमनाथ का स्थान लेंगे, 2 साल इनका कार्यकाल होगा, तो वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ का स्थान ग्रहण करेंगे। वी नारायणन इसरो के नए चीफ होंगे। इसरो के नए अध्यक्ष के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग का सचिव इनको नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? अंतरिक्ष विभाग के सचिव बने हैं। एग्जाम में आपसे पूछे कि हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं, प्रमुख नहीं पूछेगा, प्रमुख तो आप जानते ही हैं कि वी नारायणन बनने जा रहे हैं, प्रमुख नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे कि हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं, तो वी नारायणन बने हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। अब यहां पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि सर रिवीजन भी करवा दिया करिए कि पुराने वाले जो करंट अफेयर है वो साथ साथ तैयार होते चले, तो यहां पर हम लोग क्विक करंट रिवीजन देखते हैं। 2 स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा। जो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग जारी की गई इसमें जो हनोई है ये शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया, यानी कि जो गन्ने का रस होता है ना इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब जैसे गन्ने का रस होता है पानी, गन्ने का रस होता है लिक्विड फॉर्मेट में, लेकिन जो पाउडर तैयार कर लिया उस पाउडर को आप पानी में डालेंगे तो सेम गन्ने के रस जैसा होगा। सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, सब कुछ गन्ने के रस जैसा ही मिलेगा। आगे देखें, जो रजत वर्मा है ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं, रजत वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में भारत में पहले ग्लास ब्रिज का समुद्र पर उद्घाटन किया गया है। हाथियों की संख्या देखी जाए तो हाथियों की संख्या असम में बढ़कर कितनी हो गई है, तो 5719 से बढ़कर कितनी हो गई है, 5828 हो गई। हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है असम में। आगे बात करें तो मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता साई परांजपे, जो साई परांजपे जैसा मैंने आपको बताया था कि चश्मे बंदूर, ठीक है, इत्यादि फिल्में साई परांजपे के द्वारा बनाई गई थी, इनको पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया जाएगा, साई परांजपे को प्रदान किया जाएगा। आगे बात करें, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। एक बैक्टीरिया का विकास किया है आईआईटी मुंबई के द्वारा। ये क्या करेगी, जो मृदा प्रदूषण होता है उन मृदा प्रदूषण से निपटने में ये बैक्टीरिया काम आएगी। आगे देखें, छत्तीसगढ़ के घुड़मासर गांव, ठीक है, घुड़मासर नामक गांव है छत्तीसगढ़ का, इसको संयुक्त राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का एक गांव है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, घुड़मासर नामक गांव है, इसको संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए जो अर्शदीप सिंह है इनको नॉमिनेट किया गया, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। किसको, जो यूनेप का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 है इसके लिए माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल, जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल है इसके टाइटल किसने जीता है, तो केरला ने जीता है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने जीता है, केरला ने जीता है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल। आगे बात करें तो चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबा यानी कि 9 घंटे तक स्पेस वॉक कर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड कहां के, चीन, किस देश के यात्रियों ने बनाया है, तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। कितने घंटे स्पेस वॉक किए, 9 घंटे स्पेस वॉक किए। आगे बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यानी कि अब होता क्या है कि बच्चे किताबों से पढ़ना कम और मोबाइल फोन से पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि बच्चे किताब पढ़े, मोबाइल से कम पढ़े। ठीक है, तो इसी के लिए एक राज्यव्यापी अभियान स्टार्ट किया गया है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, भूटान में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। जो भारतीय शिक्षाविद है, नाम क्या है इनका, अरुण कपूर। क्या नाम है, अरुण कपूर। इनको भूटान की ओर से, ठीक है, शाही सम्मान प्रदान किया गया वहां के राजा के द्वारा। आगे बात करें, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में
भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा, दुनिया का 6 सबसे बड़ा जो परिधान निर्यातक यानी कि कपड़ा एवं परिधान वस्त्र निर्यातक देश बनकर उभरा है। वहीं पर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में पुदुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, यानी कि जो पुदुचेरी है वहां पर महिला मतदाताओं का जो परसेंटेज था वो सबसे अधिक था पूरे भारत में। सबसे लास्ट पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, भारत को पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया हुआ था और अब उस मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को खत्म कर दिया है। तो इतने पॉइंट हमने आज अपने इस वीडियो में चर्चा की जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर हमने चर्चा कर ली। अब आइए यहां पर हम देखते हैं आज के सवाल। आज का सवाल क्या है, सवाल ये है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो सवाल होता है यहाँ पर हम सवाल पूछते हैं ये प्रीवियस वीडियो पर आधारित होता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसका उत्तर दीजिएगा कि हाल ही में कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है, बिहार, झारखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कोई फीडबैक होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आप सभी के कमेंट में व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं, जहां जरूरी होता है मैं रिप्लाई भी करता हूं आप लोगों के। ठीक है, इसी के साथ वीडियो साझा करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।